खबरें तफसील से। कानपुर में कोरोना टेस्ट के बड़े खेल का इंकशाफ हुआ है। मनफी रिपोर्ट को मुस्बत बताने का काला सच सामने आया है। डीएम के अहकाम पर ज्ञान पैथोलॉजी को सील कर दिया गया है। लैब से 50 मरीज पॉजिटिव दिखाए गए, जबकि 50 में से 39 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तमाम मरीज निजी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। बाकी मानदा 11 रिपोर्ट अभी आनी है। वहीं मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए ज़रई बिल के खिलाफ किसानों ने 3 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन का आगाज किया है। लोकसभा और राज्यसभा में ज़रई बिलों के पास होने के बाद किसान मजदूर समिति ने फैसला जो केंद्र की मोदी सरकार ने खेती धंधे नूं खत्म करने दे वास्ते 3 ऑर्डीनेंस लिआंदे आ, पंजाब दी अपने हिंदुस्तान की पार्लीमेंट इन्हां नूं पास करता। इस तो बाद राज्यसभा दे पास हो गए आ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਪੁਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀ ਸੰਗੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ शुरू ਕਰਨ जा रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक गवर्नर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड ने सियासी पार्टियों पर साजिश के तहत मुस्लिम क़यादत को खत्म करने का इल्जाम लगाया है। डॉक्टर अजीज कुरैशी का कहना है कि सियासी पार्टियों ने जमीनी मुस्लिम क़यादत को खत्म करके मफाद परस्त मुस्लिम लीडरशिप को फरोग देने का काम किया है। यही वजह है कि अब पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं के बराबर है। डॉक्टर अजीज कुरैशी ने मुस्लिम लीडरशिप के खत्म करने में कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया है। डॉक्टर अजीज कुरैशी ने सियासी पार्टियों से सेहतमंद जमहूरी निजाम के लिए सभी सियासी पार्टियों से मुस्लिम लीडरशिप को फरोग देने का मुतालबा किया है। ये बात सही है कि आजादी के बाद से एक सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। सारी पार्टी का जिम्मेदार इसकी है, कांग्रेस भी कम नहीं है। और सिर्फ वो लोग जो गुलामी कर सकते थे, जो गुलामाना रैयत के थे, जो शू शाइन के आदी थे, हर बात पर आग कहने के आदी थे, वो मुसलमान लोग आगे लाए गए। ये वो मुसलमान लोग लाए गए जिनका माजी क्रिमिनल रहा है कि भारत सरकार मुसलमानों को बदनाम करने के तरीके रोके और एक असंप्रदायिक प्रगतिशील, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, एक गैर फ़िरक़ापरस्त जमहूरी तरीके पर काम करना शुरू करे ताकि सबके साथ बराबर का बर्ताव हो सके। मुसलमान इस मुल्क में गुलाम नहीं है, वो बंदा मजदूर नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है, किसी के पाबंद नहीं है। वो जो चाहेंगे अपनी मर्जी से फैसला करेंगे और उन पर कोई दबाव नहीं चल सकता। और यही अगर हाल जारी रहा, ये बर्ताव जारी रहा, तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब की बुनियाद बनेगी। वहीं मजीद तफसीलात के लिए रुख करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब आलम, जो गवर्नर हैं, साबिक गवर्नर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, उन्होंने ये एक काफी बड़ा सच्चाई सामने लाई है। मध्य प्रदेश के हवाले से इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? सर भाई बता दें कि जो बयान दिया है डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब ने, एक बहुत बड़ा बयान है। सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप को आप देखें तो आज़ादी के बाद जो है कहीं ना कहीं इस साजिश के तहत ये जो है कम होती जा रही है। अगर मैं पिछले 22 सालों के मंजरनामे की बात करूं तो मध्य भारत से कांग्रेस पार्टी ने किसी भी मुस्लिम को राज्यसभा और लोकसभा का टिकट ही नहीं दिया। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों को राज्यसभा में भेजा है, एमजे अकबर और नवजमा हेपतुल्ला को। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम तंजीमें यहाँ पे मौजूद है, चाहे हम जमीयत उलमा की बात करें, मुहिबान भारत की बात करें, मुस्लिम महासभा की बात करें, तमाम लोग मौजूद है। क्या वजह मानते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है, जो मुल्क है, वो सेक्युलरिज्म है यहाँ पर, और लोकतांत्रिक मुल्क है। जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर जब तक जो भी तमाम तबकात हैं, तमाम मज़हब के लोग हैं, अगर उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तो सच्चे मायनों में लोकतंत्र जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि पिछले 22 सालों के अंदर कांग्रेस की तरफ से तो राज्यसभा और न लोकसभा में किसी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। हाँ, बीजेपी की तरफ से 1-2 लोगों को भेजा गया है, लेकिन ये भी कोई पूरी तरह से सही बात नहीं है। तो जब तक जो है सच्चा लोकतंत्र जब भी कामयाब हो सकता है कि जब माकूल तरीके से सभी समाज के लोगों को, सभी मजहब के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। सभी लोगों को नुमाइंदगी देने की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि नुमाइंदगी को आप लोग तो पिछले बहुत सालों से आवाज उठा रहे हैं, सुनी नहीं जा रही आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम लोग जो है कांग्रेस की हुकूमत में भी जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की तरफ से आवाज़ उठाते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में भी आवाज़ उठाई, और आज भी हम लोगों ने फिर एक बार फिर उनको मेमोरेंडम देकर जो है कोशिश की है कि मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए चुनावों में, ताकि जो है सबका साथ और सबका विकास की जो बात कही जा रही है वो हकीकत में सामने आए। आपने सबका साथ सबका विकास की बात की, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, मुस्लिम इदारों की बात करते हैं, तो तमाम जगह पर इदारे खाली हैं। आपने रात में मुलाकात की थी, क्या हुआ? जी, हमने मध्य प्रदेश के अक़लियत के मंत्री जी से मुलाकात की थी, और उन्होंने हमसे ये कहा कि मैं भी नया आया हूँ, मुझे थोड़ा समझने में वक्त लगेगा। हमारी उनसे मांग यही थी कि कांग्रेस के 15 महीने और आपके 5 महीने, तो तकरीबन 2 साल हो गए। 2 सालों से सारे इदारे खाली पड़े हुए हैं, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हैं जो कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनको सरकार के हिसाब से चलना है। सरकार के साथ साथ लीडरशिप, आपको टिकट नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं, वहीं आ रहा हूँ मैं। तो जब ये इदारों में ही नियुक्त है कि ये टिकट कहाँ से देंगे, जबकि ये इदारे तो उनके हाथ में है, उनकी नियुक्ति उनको देना उनके हाथ में है। तो ये जनता पार्टी जो है हमें नुमाइंदगी नहीं देती है, तो हमारे पास और भी कई ऑप्शन है, और ख़ुद भी हम लोग खुद एतमाद हैं, और हम खुद आगे आएंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि अब हम अपने आप को खुद खड़ा करें। जी हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को, कैंडिडेटों को अगर वो टिकट नहीं देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो हम इस बारे में मुसलमान समुदाय, सब अल्पसंख्यक विभाग के सभी मुस्लिम भाई इस पे गौर फिक्र और सोच करेंगे कि हम आगे। अब 28 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहा है। जी, 28 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहा है, और हमारी बराबर ये मांग है कि आपको सभी समाज के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को आपको बराबर प्रतिनिधित्व देना चाहिए, और मुसलमानों की हिस्सेदारी होना। जब आप मुसलमानों की बात करते हैं और आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो बिना किसी को हिस्सेदारी दिए बिना सेक्युलरिज्म जो है वो मजबूत नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। सबको नुमाइंदगी देनी पड़ेगी। जी देखिए, अगर किसी पार्टी की तरफ से मुस्लिम लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी जाती है, तो जमीयत उलमा मध्य प्रदेश अब खुद अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर सकती है। जी, जमीयत उलमा जो कैंडिडेट खड़े करने की बात करती है, यहाँ पे जमीयत उलमा की बात करें साहिबा, यहाँ पे महिबान भारत की बात करें, दूसरी तंजीमों की बात करें, तमाम लोग इस बात पे तो कह रहे हैं, क्योंकि ये बेचैनी इसलिए देखी जा रही है, चाहे डॉक्टर हम अजीज कुरैशी की बात करें या दूसरी मुसलमानों की बात करें, हर जगह से महसूस किया जा रहा है कि जिस मध्य प्रदेश में 1981 में 14 मेंबर असेंबली थे, अब उस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 4 टिकट भी देने को तैयार नहीं होती है। जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनको क्या लगता है कि जो मुस्लिम्स की नुमाइंदगी है वो क्यों कम है? आखिर ऐसी क्या कमी है? क्या उनकी तरफ से कमी है, जो मुस्लिम लोग हैं उनकी तरफ से कमी है, जो या जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये कमी है? सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरे हिसाब से कांग्रेस ने ही। ठीक है साहब, हम बता दें जो क़यादत का मामला यह है कि जमहूरी मुल्क में पार्टियां जो टिकट देती हैं, उस टिकट के जरिए ही इलेक्शन लड़ा जाता है, या तो आप इंडिपेंडेंट लड़िए या पार्टी के नुमाइंदा बनकर। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार तौर पर अगर लोग खड़े होते हैं तो उनकी वो बात नहीं होती है। अगर हम बजाय से 1992 की बात करें तो भोपाल में जरूर आरिफ अकील साहब ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो यहाँ पे कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद दूसरी जगह की हम बात कर सकते हैं, लेकिन पार्टियों के नुमाइंदों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1956 से लेकर अब तक दो ही पार्टियों की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, तीसरी पार्टी के यहाँ पे वजूद नहीं है। अब इन दोनों पार्टियों ने एक हार्ड हिंदुत्व की तरफ जा रही है और एक सॉफ्ट हिंदुत्व, और दोनों के बीच में ही यहाँ पर अक़लियतों को भी अपना मुस्तकबिल तय करना होगा। जी
जी बिल्कुल हकीकत है। तो मैं यही कह रहा था कि जो नुकसान कांग्रेस ने मुस्लिम लीडरशिप को पहुंचाया है उतना नुकसान बीजेपी ने भी पहुंचाया है। मुसलमानों के साथ मसला ये रहा है कि वो मुसलमान बीजेपी से तो परहेज करता हुआ आया, बहुत कम परसेंटेज जो वोट देता है बीजेपी को, तो बीजेपी से हम उतनी उम्मीद भी नहीं करते। लेकिन कांग्रेस जिसके लिए ये माना जाता है कि मुसलमान उसी की गोदी में जाके बैठते हैं या उसको वो वोट देते हैं, तो ये उन्होंने बड़ी साजिशन धीरे धीरे मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर दिया। आज पूरे मध्य प्रदेश में 2 विधायक है मुस्लिम विधायक, और वो भी बड़े बामुश्किल मुस्लिम इलाकों से बहुत लड़ झगड़ के मिला, और बीजेपी ने एक महिला को यहां पर से टिकट दिया था। इसके अलावा कांग्रेस ने 21 साल में कोई भी राज्यसभा सदस्य नहीं भेजा। कि अगर पार्टियां जिम्मेदार तो मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या काम किया? मुस्लिम कमेटी अपनी कोशिशें कर रही है, पर पार्टी के भरोसे पे भी टिकी थी, पर अब शायद आने वाले वक्त में पार्टियों के भरोसे पे नहीं रहा जाएगा, खुद कोशिशें की जाएंगी इंशाल्लाह। 28 सीटों में जो इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इंतखाबात, क्या कदम होगा? भाई हमारा तो मुतालबा है कि उन 28 सीटों पर कुछ सीटों पर मुसलमानों को मौका दिया जाए, और अगर नहीं देते हैं तो अपने अपने इलाकों से मुसलमान खुद आगे आए। साहब आपने देखा कि जो है वो बेचैनी जो है वो सड़क पर आने के लिए तैयार हो रही है। जो अजीज कुरैशी साहब ने कहा है वही बेचैनी आम मुसलमानों में देखने को मिल रही है, मुस्लिम तंजीमों में भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं वो भी डॉक्टर अजीज कुरैशी के जो बयान है उसकी हिमायत में नजर आ रहे हैं, और डॉक्टर अजीज कुरैशी के साथ साथ इन तमाम लोगों ने भी सियासी पार्टियों से सेहतमंद जमहूरी निजाम के लिए सभी सियासी पार्टियों से मुस्लिम लीडरशिप को फरोग देने का मुतालबा किया है। महताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। फरवरी में हुए दिल्ली फसादात मामले में पुलिस ने नई चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, बृंदा करात और उदित राज का नाम शामिल है। इन लीडरों पर सीएए के खिलाफ हो रहे एहतजाज के दौरान इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम लगाया गया है, और वहीं एहतजाज के दौरान लोगों को हुकूमत के खिलाफ भड़काने का भी इल्जाम लगाया गया है। साबिक एमपी उदित राज ने कहा है कि वो अपनी बात पर कायम है। दिल्ली पुलिस मनमानी कर रही है और वो हमेशा से सीए और एनआरसी की मुखालिफत करती रही है और आगे भी करती रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट पेश की है जिसमें पूर्व सांसद उदित राज जी का नाम आया है। हमारे साथ मौजूद हैं। उदित जी, जिस तरह से नाम आया और कहा गया भड़काऊ भाषण दे रहे थे आप लोग, भड़काऊ भाषण है क्या? सबसे पहले ये मैं जानना चाहता हूँ, जो बात वहाँ कहा वो बात मैं टेलीविज़न पर भी कहता हूँ, वो हर जगह कहता हूँ। तो केवल जहाँ मुस्लिम लोगों की गैदरिंग है वहाँ चला जाना और उसके वहाँ बोलना उसको भड़काऊ कहेंगे, और अगर वही चीज़ बाहर बोलें तो भड़काऊ नहीं है। तो एक तरह से ये तो अघोषित इमरजेंसी है और अल्पसंख्यक को परेशान करने का है, दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का पूरा प्रयास है। तो जो चीज़ मैं एनटीसीए के एजिटेशन में, चाहे शाहीन बाग हो, खुरेजी हो, कहा, वही चीज़ तो मैं अपने घर पे भी कहता हूँ, वो हर जगह कहता हूँ। तो कौन सा इसमें फ़र्क है? फ़र्क यही है कि इन लोगों के साथ कोई खड़ा न कर हो, और जो अत्याचार उत्पीड़न हो रहा होने दिया जाए, यही मकसद है। उदित जी, लेकिन जो चार्जशीट है वो दिल्ली दंगों की साजिश की जांच को लेकर के है, और उसमें खुरेजी को लेकर के कहा गया कि आप वहां गए थे। गए, एनटीसीए के खिलाफ हमारा स्टैंड है, अभी भी है, उस समय भी था, आगे रहेगा। क्या ये जो 25 करोड़ इस देश के अल्पसंख्यक हैं, ये दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, अगर ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान के खिलाफ जाना साजिश है, तो हम तो संविधान के पक्ष में खड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस जिस तरह से दंगों की जांच कर रही है उसमें सीए को जोड़ रही है दंगों की साजिश के साथ। क्या आप मानते हैं जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरी चीज़ें दिल्ली पुलिस सामने लेकर आ रही है, क्या वो साजिश नहीं थी? अब व्हाट्सएप में अगर दिया जाए तो सबसे पहले कपिल शर्मा मिश्रा को गिरफ्तार होना चाहिए। कपिल मिश्रा को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, और यहाँ अनुराग ठाकुर को,
या परवेश वर्मा को, जिन्होंने वास्तव में भड़काया, तो उनके व्हाट्सएप को चेक करना चाहिए कि इधर कर रहे हैं चेक करना। तो दंगा भड़काने का काम तो उन लोगों ने किया। तो ये थे उदित राज जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एंटी सीए को लेकर के वो मानते हैं कि अल्पसंख्यकों को अलग किया जा रहा है, और पहले भी उनका स्टैंड यही था कि वो सीए के खिलाफ थे और आज भी है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में मुबैना वक्फ घोटाले की रिपोर्ट असेंबली में पेश कर दी गई है। अकलियती कमीशन के साबिक सदर अनवर मानपाटी की मुतनाज़ा रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई। नायब वज़ीर आला लक्ष्मण सोधी ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कांग्रेस के कई बड़े लीडरों के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट में के रहमान खान, मल्लिकार्जुन खड़गे, आर रोशन बेग, एन.ए. हारिस, मरहूम कमरुल इस्लाम और धर्म सिंह के नाम रिपोर्ट में मौजूद हैं। इन लीडरों पर 2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ जायदादों को हड़पने का इल्जाम है। कर्नाटक असेंबली में मुबैना वक्फ घोटालों पर अनवर मानेपाड़ी की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। इस रिपोर्ट में कांग्रेस के कई बड़े लीडरों के नाम हैं। तो इस लिहाज से एक मरतबा फिर रियासत कर्नाटक में सियासत देखने को मिल रही है। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ साबिक मरकजी वजीर कांग्रेस के सीनियर लीडर रहमान खान साहब। अनवर मानेपाड़ी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, असेंबली में पेश हो चुकी है, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये रिपोर्ट पेश करने को वेलकम करता हूँ, क्योंकि बरसों से इसके ऊपर बहस हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों गवर्नमेंट्स इसको पहले ही असेंबली में, क्योंकि कमीशन है, कमीशन की रिपोर्ट रखना ज़रूरी है, किस वजह से नहीं रख रहे। पहले से हमारा मौक़िफ़ है कि कमीशन रिपोर्ट रखने दो और आवाम के सामने आने दो। यानी कि आप इसका खैर मकदम करते हैं इस रिपोर्ट के पेश करने का। इसमें जो है कांग्रेस के बड़े लीडरों का नाम है, इसमें आपका भी नाम है। नहीं, देखिए, मैं हो या कांग्रेस के कोई भी लीडर हो, मेरा मौक़िफ़ है कि वक्फ की जायदाद कोई भी बेईमानी करता है तो उसे सज़ा होना चाहिए। अगर मैं भी बेईमानी किया हूँ वक्फ की जायदाद के साथ, मैं भी सज़ा का ज़रूर हूँ। ये नहीं है कि ये सब सियासी इस्तेमाल करके ही हमारे वक्त बर्बाद हो रहे हैं। अब ये रिपोर्ट, जहाँ तक मुझे इल्म है, कि मैंने आज तक 1 इंच भी वक्त की ज़मीन नहीं ली है। अगर मेरे वक्त की ज़मीन से कुछ लिया हूँ या मिसयूज़ किया हूँ ज़मीन, तो मैं ज़रूर सज़ा का मुस्तहक़ हूँ। एक भी। दूसरी बात, मेरी ज़िंदगी, मेरा 30-35 साल औक़ाफ़ और वक्त की तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुज़रा है मेरा। तो बहरहाल इस रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब असेंबली में पेश हुए, असेंबली में डिस्कस होने दीजिए, और उसका अगर गवर्नमेंट चाहती है तो इसको फर्दर किसी को भी दे सकती, कोई भी जांच की एजेंसी को दे सकती है। तो ये थे साबिक मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान। इनका कहना यह है कि असेंबली में, कर्नाटक असेंबली में जो रिपोर्ट मुबैना वक्फ घोटालों पर पेश की गई है उसका वो खैर मकदम करते हैं, और साथ ही इनका कहना है कि इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम आयद किया गया है वो बेबुनियाद है, और इस ताल्लुक़ से इन्होंने ये वजाहत भी पेश की है कि इस रिपोर्ट की पेशी के बाद जांच होनी चाहिए और जो भी कसूरवार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर में काम करने वाले 125 से ज्यादा मुलाजमीन इन दिनों दाने दाने को मोहताज हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 8 महीनों से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। मुलाजमीन सरकार से मदद की फरियाद कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जरिए तनख्वाह पाने वाले 250 आयमा और तकरीबन 1200 बेवाओं की तनख्वाह और पेंशन भी अटकी हुई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर में रिसेप्शन पर बैठी ये 2 खवातीन मोनू सिंह और शमा खातून हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से यहाँ पर काम कर रही हैं। दोनों की दास्तां बिल्कुल एक जैसी है। मोनू सिंह को शौहर रुपेश के ड्रग माफिया के जरिए कत्ल के बाद सीएम केजरीवाल के वादे पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नौकरी मिली थी। मोनू सिंह को पिछली सैलरी जनवरी में ही मिली थी। सैलरी मुझे लास्ट जनवरी में मिली थी, 2020 जनवरी में। तो
7 महीने हो के 8वां महीना चल चुका है और सैलरी का कोई अभी पता नहीं है कि कब तक हमें सैलरी मिलेगी। और ऑब्वियस है कि 8-8 महीने अगर हमें सैलरी नहीं मिल रही है तो घर में हमें परेशानियां तो होंगी ही, बच्चे हैं और मैं सिंगल मदर हूँ, तो इस वजह से तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। देखिए थोड़ा सा ऑफिस वाले कोऑपरेट कर रहे हैं वैसे, अभी तो लास्ट मंथ मैंने फ़ीस भी ऑफिस वालों से बोल के ही पे कराई है। एसओ सर है हमारे महफूज सर, फ़ीस भी मैंने उनसे पे कराई है, क्योंकि अब तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 8 मंथ काफ़ी होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सवाल है कि हम लोगों ने लॉकडाउन में हमने कोरोना के डर से भी घर में नहीं बैठे हैं, हम ऑल्टरनेट डेज पे हम 300-300 रुपये ऑटो का पे करके आए हैं। शमा खातून भी एक बेवा है, 1 साल से ज्यादा काम करते हुए हो चुका है। शमा को भी पिछली सैलरी जनवरी में मिली थी। शमा खातून बताती हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वो अपना इलाज तक नहीं करा पा रही। मेरी बच्ची बहुत बीमार है, आज भी मैंने कर्जा लेके उसको 1500 रुपये की पता नहीं किस तरीके से दवाई दिलाई। मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ, मेरी आंख में मोतिया का पानी आया हुआ, उसका ऑपरेशन होना है। एक जुबान के नीचे मेरी गांठ भी, उसका भी ऑपरेशन होना, वैसे भी बीमारी। अब पैसा नहीं है तो इलाज भी नहीं कर पाएंगे, जब खाने को हम नहीं है तो इलाज कहाँ से होगा। मैनेज करना है तो कर्जा ले लेके आ रहे हैं, बस नहीं मिलती हमें। और हमने लॉकडाउन के टाइम पे भी हम किसी तरह से हमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम दी, पूरी टाइम पे अंजाम दी। बस हम यही दिल्ली सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी सैलरी हमें दे दी जाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड में 25 लोगों का परमानेंट स्टाफ है, जबकि 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल लोग काम करते हैं। मई के महीने में 70 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। 31 लोग अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी किसी को नहीं मिली है। पूरे मामले पर वक्फ बोर्ड के मेंबर और सिग्नेचर अथॉरिटी हिमाल अख्तर कहते हैं कि दूसरा सिग्नेचर अथॉरिटी न होने की वजह से मसला पैदा हुआ है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, और टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि पहले हम लोग 2 लोग एथोराइज सिग्नेटरी थे, CEO SM अली साहब और एक मैं। CEO साहब का ट्रांसफ़र हो गया, अब ही इज़ नो मोर CEO, तो एथोराइज सिग्नेटरी भी नहीं रहे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 9 करोड़ रुपए का फंड मौजूद है। फंड निकालने के लिए 2 सिग्नेचर अथॉरिटी होने जरूरी है। 2.5 महीने पहले आए CEO तनवीर अहमद ने अब तक बैंक को नए CEO के तौर पर सिग्नेचर अथॉरिटी लेटर नहीं भेजा है। यही वजह है कि 250 से ज्यादा इमामों की सैलरी और 1200 के करीब बेवाओं की पेंशन तो दूर, वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉय खुद पैसे को मोहताज हो रहे हैं। इस मामले का एक अलग पहलू यह है कि CEO सिग्नेचर अथॉरिटी मेंबर के अलावा चेयरमैन दस्तखत कर सकता है, लेकिन 8 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को विधायक कोटे से मेंबर तो बना दिया गया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से चेयरमैन के लिए इलेक्शन नहीं हुआ तो सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं आया, और अथॉरिटी नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि यह मामला अभी इसी तरह से लटका हुआ है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।